हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जैव कला यानी कि कोशीय कला के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सभी लिविंग सेल्स के चारों तरफ, सभी जीवित कोशिकाओं के चारों तरफ एक लिविंग, इलास्टिक यानी कि लचीली, वर्णात्मक पारगम्य यानी कि डिफरेंशियली परमिएबल और लचीली मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम जैव कला यानी कि बायो मेम्ब्रेन और कोशीय कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल दिए। पहला मॉडल लिपॉइड थ्योरी थी, ओवरटन ने दी थी। ओवरटन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, एक सतत लेयर होती है जो केवल लिपिड से बनी होती है। दूसरी थ्योरी थी सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिनर मॉडल, जो डेवसन एंड डैनियल ने दिया था। और इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। पहली प्रोटीन लेयर, दूसरी द्विआण्विक यानी कि बाइमोलिक्यूलर फॉस्फोलिपिड लेयर और तीसरी फिर प्रोटीन की लेयर। और इसकी टोटल थिकनेस 70 से 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और इसमें प्रत्येक प्रोटीन की लेयर की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होती है और फॉस्फोलिपिड लेयर की जो थिकनेस होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। और इनका जो क्रम होता है वो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन इनका क्रम होता है। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, अर्थात उसमें 2 प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार के वो पार्ट्स होते हैं उनमें। इसका जो ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, शीर्ष जिसे बोलते हैं, वो जल स्नेही होता है। और जो इसकी टेल होती है, जो 2 होती हैं, वो जल विरागी होती है, अर्थात ये जल में घुलनशील नहीं होती, जल से रिएक्शन नहीं करती हैं। जल से रिएक्शन करती हैं क्योंकि ये जो लेयर है ये इस प्रोटीन लेयर के पास है, और ये बाहर वाली जो लेयर होती है वो अंदर वाली और बाहर वाली लेयर लिक्विड के संपर्क में होती है, वाटर के संपर्क में होती है, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि जल से नहीं होता है, जबकि अंदर की तरफ जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। इसके बाद जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं फॉस्फोलिपिड के, वो प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, जो हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी कि इनके बॉन्ड बीच में जो बॉन्ड बनते हैं प्रोटीन के इस केस में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बंध और हाइड्रोजन बंध की सहायता से ये आपस में जुड़े रहते हैं। और जो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि 2 जो मॉलिक्यूल्स ले हैं ये पॉलीमोलिक्यूलर लेयर लिपिड की, ये वान डेर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। वान डेर वाल फोर्स यानी कि वान डेर वाल बलों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट आया, यानी कि एकल कला प्रारूप आया, जो रॉबर्टसन ने दिया। रॉबर्टसन ने कहा न केवल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी हुई, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, बल्कि समस्त कोशिकांगों की जो लेयर होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, जिसमें लिपिड प्रोटीन प्लस प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। जो सबसे लास्ट मॉडल आया वो आया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी कि फ्लूइड यानी कि तरल मोजाइक प्रारूप, जिसे सिंगर एंड न्यूकेल्सन ने दिया था। ये सर्वमान्य मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। और इसको जो है उन्होंने कहा कि जो गुलाब जामुन इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ लिपिड, यानी कि इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहते हैं। इसे प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड भी कहते हैं, यानी कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग, या प्रोटीन गुलाब जामुन प्रोटीन के रूप में और चाशनी जो है वो फॉस्फोलिपिड के रूप में, यानी कि फॉस्फोलिपिड की चाशनी में प्रोटीन के गुलाब जामुन के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। इसमें जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो क्वाजी फ्लूइड यानी कि अर्ध
ठोस अर्ध तरल होती है और उसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड मोजाइक मैनर में, मोजाइक तरीके से लगे रहते हैं। रंग बिरंगा जो पैटर्न होता है हम उसे मोजाइक कहते हैं। और इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक परिधीय प्रोटीन यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी आंतरिक प्रोटीन यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये परिधीय प्रोटीन इससे आसानी से पृथक हो जाती हैं और जो आंतरिक प्रोटीन होती है वो इससे आसानी से पृथक नहीं हो पाती। इसमें जो फास्फोलिपिड लेयर है, जो ये वाली लेयर है फास्फोलिपिड, ये इसकी मेन लेयर होती है क्योंकि ये कंटिन्यूअस होती है, जबकि प्रोटीन की जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, कहीं पर होती है कहीं पर नहीं होती है। और प्रोटीन इसमें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से धसे हुए भी होते हैं। कुछ प्रोटीन बाहर होते हैं, कुछ प्रोटीन अंदर होते हैं। जो बाहर वाले प्रोटीन परिधीय प्रोटीन होते हैं मुख्य रूप से एंजाइम के रूप में होते हैं और ये चीज़ों को आदान प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। जो फास्फोलिपिड की जो लेयर है वो मेन कंपोनेंट होता है, इसका मुख्य अवयव होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस लेयर होती है, लगातार लेयर होती है। जो मेन इसमें फास्फोलिपिड होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं वो लेसिथिन और सिफेलिन होते हैं। जो फास्फोलिपिड होते हैं वो इसको फ्लूइडिटी यानी कि तरलता प्रदान करते हैं और फ्लूइडिटी से इसमें गमन में सहायता मिलती है, इसके मुड़ने में सहायता मिलती है, इसको टूटकर दोबारा से जुड़ने में सहायता मिलती है और अन्य कार्यों में सहायता मिलती है। अब जो फास्फोलिपिड लेयर है इसको तरलता प्रदान करते हैं। और तरलता क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि जो फास्फोलिपिड होते हैं वो एसिमेट्रिकल फैटी एसिड से बने होते हैं, यानी कि असममित वसा अम्लों से बने होते हैं जो नेचर में तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर बीच में कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होता है जो इसको कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो इसको मजबूती देता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसमें होपोनॉइड्स होते हैं जो उसको मजबूती प्रदान करते हैं। जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक परिधीय यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरी आंतरिक यानी कि इंट्रिंसिक और इंट्रीगल प्रोटीन। जो इंट्रीगल प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, आंतरिक प्रोटीन होती है वो 70% होती है, टोटल प्रोटीन का 70% होती है और परिधीय प्रोटीन 30% के आसपास होती है। यह मुख्यतः एंजाइम्स के रूप में काम करता है और ये पदार्थों के ट्रांसफर में या और अन्य कार्यों में इन्वॉल्व होती है। इन जो आंतरिक प्रोटीन होती है ये इसके अंदर लिपिड लेयर के अंदर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से धसी हुई होती है, इसलिए इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता। कुछ इंट्रीगल प्रोटीन यानी कि जो आंतरिक प्रोटीन होती है, कुछ आंतरिक प्रोटीन जो होती हैं वो पूरी लेयर में पास होती है, यानी कि इस लेयर से लेकर उस लेयर तक होती है और ये जल में घुलनशील पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, इधर से उधर या इधर से उधर। जो जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं वो पास होते हैं क्योंकि अंदर से एक खोखली होती है और बीच में से जल में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से चले जाते हैं और इन्हें टनल प्रोटीन भी कह देते हैं। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कुछ आंतरिक प्रोटीन होती हैं वो बाहर तक निकली होती है जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, जैसे ग्लाइकोफोरिन और पोरिन्स। जो पोरिन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है वो मुख्य रूप से एंजाइम के रूप में काम करती हैं और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो इस पर फ्रीली घूमती हैं, तैरती हैं और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है इनको आसानी से बाहर निकाला जाता है। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जैसे परमिएज होते हैं, वो कैरियर की तरह काम करती है और सब्सटेंसेस को एक जगह से सेल के अंदर या सेल के बाहर आने जाने में हेल्प करती है। स्पेक्ट्रिन जो होती है एक विशेष प्रकार की हेलिकल प्रोटीन होती है जो साइटोसोलिक यानी कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर स्पेक्ट्रिन होती है। अर्थात स्पेक्ट्रिन तो ये इंट्रीगल जो अंदर की तरफ वाली लेयर है उसमें प्रेजेंट होती है और जो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं नॉर्मली और वो प्रोटीन के साथ मिलकर तो ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं और लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो सबसे मेन काम है वो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करना है, यानी कि सेल आपस में एक दूसरे को जो पहचानती हैं वो इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से पहचानती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल एंटीजन एंटीबॉडी को पहचानना, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम को आपस में पहचानना, ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन को यानी कि सेल एक सेल का दूसरी सेल को पहचान का एक तरीका होता है जो इसके द्वारा होता है।
अब जो इसमें हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है, वो पढ़नी है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है कि एक लेयर से दूसरी लेयर में मॉलिक्यूल्स का जाना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाता है। अब लिपिड कैन रियली फ्लिप फ्लॉप वाइल प्रोटीन कैन नॉट, लेकिन प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं करती हैं, क्योंकि प्रोटीन की एक लेयर यहां होती है, दूसरी लेयर यहां है, तो ये नहीं जा पाती। लेकिन ये भी नहीं जाते, लिपिड के मॉलिक्यूल भी एक इस लेयर से इस लेयर में नहीं आते हैं, लेकिन रोटेशनल डिफ्यूजन होता रहता है कि ये वाला यहां, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, इधर उधर तो जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहां से यहां नहीं जाते। ना तो प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती, ना ही लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड रेयरली परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थात लिपिड्स में कभी रेयरली, रेयर के मतलब बहुत कभी कभी, ना के बराबर, रेयरली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो सकता है, लेकिन प्रोटीन्स में कभी नहीं होता। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और नीचे की तरफ स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, इसलिए ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है, सबसे पहला ये जो साइटोप्लाज्म है उसको अपने अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर, और वो उस साइटोप्लाज्म को सेल के कंपोनेंट्स को, जो बाह्य सेल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है यानी कि सेल के बाहर जो हिस्सा है, जो मैट्रिक्स है, धूसर है, उससे उसको सेपरेट करती है, अर्थात उसको पृथक करने का काम करती है। दूसरा, ये जो शेप होती है सेल की उसको रेगुलेट करती है, एक प्रॉपर शेप देती है सेल को। तीसरा, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके आदान प्रदान को कंट्रोल करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंशियली परमेबल होती है, यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है, वर्णनात्मक पारगम्य होती है। पारगम्यता का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेम्ब्रेन की वह क्षमता जिससे वो पदार्थों को अंदर बाहर आने जाती है, यानी कि पदार्थों को आर पार आने जाने देती है, पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी कहलाती है। वे मेम्ब्रेन जो विलायक और विलय दोनों के, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, वो फ्रीली परमेबल कहलाती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से पारगम्य कहलाती है। जैसे सेल वॉल स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है, वो विलायक और विलय यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स को जाने देती है। लेकिन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो न सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल को जान दे न सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने दे, वो क्या कहलाती है? इम्परमेबल यानी कि अपारगम्य कहलाती है। सेल वॉल के ऊपर अगर लिग्निन चढ़ जाता है वो अपारगम्य होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के रूप में जैसे सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है या किसी भी जगह सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है तो वो अपारगम्य हो जाती है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज होती है हमारे बायोलॉजी में वो होती है वर्णात्मक पारगम्य, यानी कि डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सभी सॉल्वेंट को जाने दे, यानी कि जो कुछ विशिष्ट सॉल्यूट्स को आने जाने देती है सॉल्वेंट्स के साथ, यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को जाने देती है सॉल्वेंट के साथ, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड को सेल मेम्ब्रेन जाने नहीं देती है, बाकी नॉर्मली सॉल्यूट्स को वो जाने देती है और सॉल्वेंट्स को जाने देती है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को जाने देती है क्या कहलाती है? वर्णात्मक पारगम्य और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है और आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को सेल के अंदर और सेल के बाहर या ऑर्गेनील्स के अंदर या ऑर्गेनील्स के बाहर आने जाने में कंट्रोल करती है। चौथा, जो कोशिकांग है, कोशिकांग जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे एक स्ट्रक्चर्स होती है। कोशिकांगों की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि उपापचयी रूप से सक्रिय, परमानेंट यानी कि स्थायी, और लिविंग यानी कि जीवित जो भाग होता है साइटोप्लाज्म का, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग ऑर्गेनील्स बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनील्स होती हैं, अधिकांश ऑर्गेनील्स के ऊपर एक या दो मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आदि में एक मेम्ब्रेन होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका में और लवकों में बेसिकली दो मेम्ब्रेन होती हैं। और लेकिन कुछ मेम्ब्रेन ऐसे, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनील्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन है, जैसे राइबोसोम। तो ये जो बायो मेम्ब्रेन होती है ये इकट्ठा होकर या वेसिकल्स के रूप में या किसी भी फॉर्म में
ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल के अंदर ये कोशिकांगों का, ऑर्गेनील्स का निर्माण करती है। पांचवा जो गमन है, जो एक कोशिकीय प्रोटोजोन्स जंतु होते हैं जैसे अमीबा है, उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, उंगलियों के समान जो संरचनाएं बनाती है, जिसे हम कूटपाद यानी कि सूडियोपोडिया बोलते हैं, जो उनके चलन में सहायता करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चलन में भी सहायता करती है। इसके अलावा जो कोशिका कला के आउटफोल्ड्स होते हैं, इनफोल्ड्स होते हैं, वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा जीवाणुओं को और अन्य जो रोगाणु होते हैं उनको मारकर नष्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की संधियां होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वो सेल्स को आपस में जोड़ने में सहायता करती हैं। इसके अलावा जो पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा के बनाने में सहायता करते हैं, जिससे एक सेल से दूसरी सेल में चीज़ों का आदान प्रदान होता है। और जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें विलाई यानी कि रसांकुर और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है कि जो हमारी आहार नाल की मेम्ब्रेन होती है वो वहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं। अकेला विलस और विलाई बोलते हैं। और जो ये विलाई होती है, इस विलाई की जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एंट्रोसाइट। म्यूकोसा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसकर उंगलियों समान संरचना बनाती है। और इन एंट्रोसाइट की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन पर जो पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये एंट्रोसाइट्स दिखा रखी है एक मैंने, तो इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो जो आहार नाल में म्यूकोसा लेयर फिंगर लाइक संरचना बनाती है वो विलाई होती है। विलाई की जो सेल्स होती हैं वो एंट्रोसाइट कहलाती है। और एंट्रोसाइट्स पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, फिंगर लाइक उभार पाए जाते हैं, उन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। और विलाई और माइक्रोविलाई जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं। और ये बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये अवशोषण, भोजन के अवशोषण के लिए जो अवशोषण सतह होती है उसको बढ़ा देती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।